नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की काफ़ी जानी-मानी किताब है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके कुछ खास विचारों पर एक गहरी चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास इसके जो मुख्य बिंदु हैं, उनका एक सारांश है और ये बताता है कि पैसा मतलब सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये हमारे दिमाग का, हमारी सोच का खेल ज़्यादा है। तो आज का मकसद ये समझना है कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले आखिर हमारी सोच, हमारी भावनाओं और जो हमारे तजुर्बे रहे हैं, उनसे कैसे जुड़े हैं। दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात जो मतलब सारांश पढ़ते ही सामने आती है वो ये कि पैसे को लेकर हर किसी का नजरिया काफी अलग होता है। इसमें लिखा है कि जैसे जिसने थोड़ी तंगी देखी हो वो शायद पैसे में सुरक्षा ढूंढेगा और जो आराम में पला बड़ा हो वो अवसरों पर ज्यादा ध्यान देगा। क्या ये वाकई इतना सीधा है? हाँ, और इसका असर काफी गहरा होता है। मतलब अनजाने में ही ये अनुभव तय करते हैं कि हम कितना जोखिम, कितना रिस्क लेने को तैयार है या फिर बचत को कितनी अहमियत देते हैं। जैसे आपने कहा, किसी के लिए शेयर बाजार बड़ा रोमांचक हो सकता है, तो कोई कहेगा नहीं भाई, फिक्स डिपॉजिट ही ठीक है, उसमें सुकून है। हम्म। तो अपनी पृष्ठभूमि को समझना कि हम कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ काफी मददगार हो सकता है अपने फैसलों को समझने में। ये बात तो सोचने वाली है। और फिर इसमें सिर्फ अनुभव ही नहीं, किस्मत का भी जिक्र है। बिल गेट्स का उदाहरण दिया है कि उनका उस स्कूल में जाना जहां 1968 में कंप्यूटर था, ये सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि मतलब किस्मत का भी एक बड़ा खेल था। हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल कर देते हैं। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सफलता हो या असफलता, वो हमेशा 100% हमारे हाथ में नहीं होती। बाहरी चीज़ें जैसे सही वक्त पर सही जगह होना या बस किस्मत का साथ देना, ये भी बहुत मायने रखती हैं। हाँ। इसे मानने से मुझे लगता है हम अपनी कामयाबी और शायद नाकामयाबी दोनों को ही ज़्यादा संतुलित नज़रिए से देख पाते हैं, थोड़ा ग्राउंडेड रहते हैं। और शायद इसी संतुलन से जुड़ा है ये काफी है वाला विचार। मतलब दुनिया तो हमेशा और ज्यादा के पीछे भागती है, पर ये किताब कहती है कि एक सीमा तय करना जरूरी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लग सकता है शुरू में, लेकिन असल में ये लालच के जाल से बचने का एक तरीका है और संतुष्ट रहने का भी। क्योंकि अगर कोई सीमा ही नहीं होगी तो खुशी हमेशा अगले प्रमोशन या अगले बड़े टारगेट पर टिकी रहेगी, है ना? वो कभी हासिल ही नहीं होगी। तो ये जानना कि हमारे लिए कितना काफी है, ये शायद असली अमीरी की तरफ पहला कदम है, एक तरह की मानसिक शांति। अमीरी की बात चली है तो किताब का एक और बड़ा अहम विचार है कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा है आज़ादी। मतलब अपने वक्त पर अपना कंट्रोल होना। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कह लें काम के घंटे चुनने तक सीमित नहीं है। ये इस बारे में है कि क्या आप बिना पैसों के दबाव के अपनी मर्जी का काम चुन सकते हैं, या फिर अचानक आई कोई ज़रूरत या कोई मौका है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? सही है। ये जीवन के बड़े फैसले लेने की आज़ादी है। सच्ची स्वतंत्रता शायद यही है। और शायद इसी आज़ादी को पाने के लिए निवेश में धैर्य रखना जरूरी है। वॉरेन बफे का उदाहरण है इसमें कि उनकी ज्यादातर दौलत 50-60 साल की उम्र के बाद बनी। ये कैसे काम करता है, इतना लंबा इंतजार? हाँ, ये है चक्रवृद्धि की ताकत, जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। मतलब जब आपका मुनाफा भी दोबारा निवेश होकर खुद मुनाफा कमाने लगता है। लेकिन इसका असली जादू गणित से ज्यादा आप कह सकती हैं समय और सब्र में है। अच्छा। लंबे समय तक टिके रहना, निवेशित रहना, ये अक्सर छोटी अवधि के उतार चढ़ाव से फायदा उठाने की कोशिश से कहीं ज्यादा कारगर साबित होता है। धैर्य रखना ही यहाँ सबसे अहम है। धैर्य। और ये धैर्य रखना तब और मुश्किल हो जाता है जब बाजार में डर या लालच जैसी भावनाएं हावी हों। इन्हें तो निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। ये तो हम सब महसूस करते होंगे कभी न कभी। निश्चित रूप से, बिल्कुल करते हैं। बाजार गिरता है तो डर लगता है कि कहीं सब डूब ना जाए, चलो बेच दो। और जब चढ़ता है तो लालच आता है कि अरे और पैसा लगाओ, कहीं मौका चूक ना जाए। हाँ, वो फोमो जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भावनाएं स्वाभाविक हैं, पर इन पर काबू पाना या कम से कम इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं को पहचानना और एक तय रणनीति पर एक डिसिप्लिन के साथ टिके रहना, यही शायद समझदार निवेश की पहचान है। और अनुशासन सिर्फ निवेश में नहीं, शायद खर्च करने में भी चाहिए। किताब ये भी कहती है कि महंगी कारें या कपड़े देखकर किसी की अमीरी का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। असली दौलत तो वो है जो दिखती नहीं, जैसे बचत, निवेश, मानसिक शांति। ये बात थोड़ी गहरी है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है,
क्योंकि हमारा समाज अक्सर बाहरी दिखावे को, मतलब महंगी चीज़ों को सफलता मान लेता है, जबकि असली वित्तीय सुरक्षा वो शायद बैंक स्टेटमेंट में या निवेश पोर्टफोलियो में छिपी होती है, जो किसी को दिखती नहीं। सही कहा। तो ध्यान अमीर दिखने पर उतना नहीं होना चाहिए जितना अमीर बने रहने पर। और उसके लिए भाई समझदारी से बचत करना और निवेश करना ज़रूरी है। तो फिर आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या पैसा संभालने के लिए कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या क्या कहते हैं विशेषज्ञ होना जरूरी है? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि ये सब बहुत जटिल है। पर किताब का सार यही है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपका व्यवहार, आपका बर्ताव ज्यादा मायने रखता है। कुछ बुनियादी बातें हैं, जैसे अपनी कमाई से कम खर्च करना, नियमित रूप से बचत करना और लंबे समय तक धैर्य से निवेशित रहना। ये चीजें किसी जटिल फाइनेंशियल फॉर्मूले से ज्यादा शक्तिशाली हैं। पैसा संभालना देखा जाए तो मनोविज्ञान का खेल ज्यादा है, गणित का कम। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि पैसे के साथ हमारी कामयाबी इस पर निर्भर करती है कि हम सोचते कैसे हैं और हम व्यवहार कैसा करते हैं। हमारा सब्र, हमारा अनुशासन, हमारी अपनी सोच। बिल्कुल। और ये सिर्फ अमीर बनने की दौड़ नहीं है, ये इस बारे में है कि पैसे का इस्तेमाल एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने के लिए कैसे किया जाए। एक तरह से पैसे को समझना खुद को समझने जैसा है, अपनी भावनाओं को, अपनी आदतों को, अपने डर को समझना। ये बहुत अच्छी बात कही। जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा कि हमारे अपने अतीत के, हमारे अपने गुजरे कल के कौन से ऐसे अनुभव हैं जो आज भी शायद हमें पता भी ना हो, पर हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को